दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने विप्रो लिमिटेड की बात करने जा रहा हूं। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। जिसके पास भी ये शेयर है तो वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखे, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स की बात करूंगा, बिजनेस की बात करूंगा, इसके बाद अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली आप एलिजिबल हो जाओगे। आपको अंदर से खुद इंटरनली जनरेट होगी एक पावर की मुझे रुकना है इस शेयर में। क्या इस शेयर में ग्रोथ अभी बाकी है या ग्रोथ अब खत्म हो गई है? तो ये कुछ सारे डिसीजन जो आपके दिमाग में डे बाय डे आते रहते हैं, विप्रो से रिलेटेड हो गया या इन्फोसिस से रिलेटेड हो गया, तो इसी वजह से मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आपके सामने आता हूं, जिसका सल्टारा ये पूरा वीडियो देखने के बाद हो जाता है। अब अगर मैं विप्रो लिमिटेड की बात करूं, इज द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस, बीपीएस के नाम से जानते हैं। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री बिहाइंड टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी। देखिए, फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, यार फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है महाराज। तो मेरे भाई, मैं इस चीज से थोड़ा कटाक्ष करता हूं कि जो टॉप लेवल पर होती है, हो सकता है आने वाले 30 साल में वो टेक्नोलॉजी ही स्वाइप हो जाए या वो कंपनी खत्म हो जाए। क्योंकि किसी जमाने में अगर आपको पता होगा तो चाहे वो फोर्ड मोटर्स की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें, आपने सुना होगा एम्बेसडर कार का, उसका हाल क्या हुआ? क्योंकि किसी जमाने में वो कार मार्केट लीडर थी, एम्बेसडर कार। देखो, वो कंपनी खत्म हो गई और साथ ही साथ जब वो कंपनी खत्म हो गई तो वो ब्रांड भी खत्म हो गया। किसी दूसरे बंदे ने वो ब्रांड एक्वायर भी नहीं किया। क्यों नहीं एक्वायर किया? क्योंकि यही रीजन है। अगर आप उस समय मार्केट लीडर के हिसाब से रुपए लगाते तो क्या होता आज की डेट पे? वो शेयर खत्म था पूरी तरीके से। वो लिस्टेड कंपनी थी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। तो मेरे भाई, इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा आप कंपनी के बिजनेस को देखें। साथ ही साथ अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप फंडामेंटल्स हर 3 महीने में देखें। इसके साथ साथ एनुअल रिटर्न अगर आप 3 महीने में नहीं देख पाते हैं बिजी होने की व्यस्तता की वजह से, तो एटलीस्ट एनुअल रिटर्न साल में एक बार जरूर विजिट किया करें। क्योंकि जो ये फंडामेंटल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब जो नेक्स्ट इसी की चर्चा होने वाली है, ये आने वाले 1 साल का पूरा दिशा को निर्धारित करते हैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड। इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीजें। ठीक है मेरे मित्रों, हालांकि विप्रो लिमिटेड फोर्थ लार्जेस्ट है, अच्छी बात है। 97% रेवेन्यू इनका आईटी सर्विसेज से ही आता है, ये भी अच्छी चीज है। आप देखो, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 2,23,491 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 407 का है। देख भाई, हाई देख कितना लगाया, 616 का। लो कितना लगाया, 372 रुपए का। वाह, कंपनी ऑलमोस्ट 50% श्रेड हो गई। क्या भाई हम निकल जाए क्या? मेरे मित्रों, जो 50% श्रेड हुआ है, इसका रीजन सोचो जरा क्या हुआ। रीजन ये रहा भाइयों की रसिया और यूक्रेन का वॉर, उसने इस शेयर को बहुत ज्यादा नीचे ढकेल दिया। न केवल इसको ढकेला नीचे, बल्कि टीसीएस, इन्फोसिस को भी, जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को भी इसने ढकेल दिया। तो रसिया और यूक्रेन के वॉर ने, अब वो कब होगा? जब रसिया और यूक्रेन की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइदर रसिया टेक ओवर करे यूक्रेन को, या कुछ बीच में आपसी कोई सहमति बने। इसके बाद ही क्या होगा? विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, अपना बिजनेस को वापस से रूस के अंदर या यूक्रेन के अंदर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों, इसमें टाइम लगेगा। अब आपको क्या डरने वाली सब्जेक्ट है? पॉइंट तो ये है ना भाई, 600 सेल, अबे 372 पे जिसने खरीद लिया उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि वो आज 407 पे प्रॉफिट है। इवन किसी ने 450 में खरीदा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो यार उस बंदे को आ रही होगी जिसने 616 पे खरीद लिया और उसके पास एक्यूमुलेशन करने के लिए आज की डेट पे रुपए नहीं बचा। भाई उसने अगर 4 लाख भी डाल दिया उसके पोर्टफोलियो में, तो भाई 2 लाख बचा है। प्रॉब्लम उसके लिए। तो मेरे भाइयों, आपको इसके लिए एक स्ट्रेटेजी समझो। स्ट्रेटेजी क्या है? सारे आईटी स्टॉक नीचे घुसे हुए हैं और आईटी के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती है। तो इसका मतलब क्या है? जब सभी आईटी शेयर्स का रिवाइवल होगा तो डेफिनेटली इस शेयर का भी रिवाइवल होगा। और इस सब्जेक्ट पे कह सकते हैं यहां से हैंस प्रूव्ड कि ये शेयर आने वाले समय में बड़ा करेगा, बस टाइम देना पड़ेगा इस शेयर को। पीई की बात करेंगे, 19.70 का पीई है, डिसेंट है पीई। इसके साथ साथ लार्ज कैप कंपनी, आप सभी को पता होगा, बुक वैल्यू से कंपनी ऑलमोस्ट अपने 304 गुना पे मिलती है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। डिविडेंड देखिए, कंपनी हर साल डिविडेंड देती है 1.46% का। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 21.10% एंड 20.30% रेस्पेक्टिवली। किसी भी ऐसी कंपनी के लिए जो इतनी लार्ज कैप कंपनी हो, उसके लिए 20% मेंटेन करना एक टिपिकल टास्क हो जाता है कभी कभी, पर फिर भी इतना गिरने के बाद भी इस कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। और आपको एक चीज और मैं बताऊं फॉर द नॉलेज पर्पस की, जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है, वो कंपनी बहुत ही धमाकेदार होती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, ₹2 कंपनी की फेस वैल्यू है। आइए दिसंबर क्वार्टर के मैं रिजल्ट पर चर्चा करूंगा। चाय पे चर्चा करने से पहले मैं बात करूंगा यहां पर स्टॉक के पीई की। टीसीएस देखिए 31.33 का पीई है। और पीई का मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका मतलब होता है मेरे मित्रों, जितना ज्यादा पीई है दैट मींस कि उतनी महंगी कंपनी है, आप उतनी महंगी कंपनी खरीद रहे हो। जितना कम पीई है दैट मींस कि आप उतनी सस्ती कंपनी खरीद रहे हो। एक कमेंट आया था मेरे पास कि यार स्टॉक का पीई 788 है अडानी एंटरप्राइज का, कंपनी तो बेकार है यार।
मेरे भाइयों, स्टॉक का जो पीई आता है वो कंपनी के प्राइस और कंपनी की ग्रोथ से लिया जाता है, ना कि कंपनी के ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से लिया जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से 788 पीई नहीं हुआ, उसकी कंपनी की ग्रोथ की वजह से पीई गया इतना ऊपर, और ग्रोथ की वजह से ही, ग्रोथ हालांकि कंपनी के अंदर आई नहीं थी, ऐसा एक्सपेक्ट था मार्केट को कि ग्रोथ अडानी बहुत ऊपर करेगा, और फिर देखो अडानी फाइनली नीचे घुस गया। तो डेफिनेटली ये चीज होती है मार्केट में। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये था, जो स्टॉक का पीई है वो एक्सटर्नल रिपोर्ट की वजह से नहीं होता है, स्टॉक का पीई स्टॉक के प्राइस की वजह से, उसकी ग्रोथ की वजह से आता है। ठीक, अब देखो विप्रो लिमिटेड में देखो एचसीएल टेक्नोलॉजी का देखो 21.37% का स्टॉक, विप्रो का देखो 19.68 का पीई है, एलटीआई माइंट्री का देखो 38.51 एंड टेक महिंद्रा का 18.89। तो मेरे मित्रों ये देखो, इसका मतलब है कंपनी आपको सस्ती मिल रही है, प्राइस वाइज भी सस्ता है, ग्रोथ भी कम होगी कंपनी के अंदर। तो ये आपको लगता नहीं ये तीनों चीजें विप्रो पे बिल्कुल ठीक बैठती हैं, कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि कंपनी का शेयर है ना बहुत पेशेंस तोड़ देता है यार, पास्ट रिकॉर्ड ही कहता है। आप 2021 के पहले चले जाओ, इवन कोविड के पहले अगर मैं चला जाऊं, 2020 के पहले मैं चला जाऊं, तो लोगों को रुलाया है इस शेयर ने। अगर आप इतना वेट कर सकते हो कि कंपनी का शेयर क्या होता है, रुला देता है भाई लोगों को पॉजिटिव में लाने के पीछे, लेकिन चूंकि कंपनी का शेयर स्टेबल है बहुत ज्यादा, आपको रिटर्न दे के जाएगा। अगर आप इस शेयर में 15 से 20 साल टिके रहे तो एक अच्छा रिटर्न आपको दे के जाएगा ये शेयर, और इनफैक्ट पड़ा भी होगा लोगों के पास ये पोर्टफोलियो। ये शेयर ऐसे होते हैं ना, बेचने वाले नहीं होते, बस खरीद लो एक बार, ठीक है, बस भूल जाओ। ठीक, टेक महिंद्रा भी इसी सेगमेंट में एक अच्छी कंपनी है, आपकी नजर टेक महिंद्रा पर भी होनी चाहिए मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो दिसंबर 2021 में कंपनी की सेल देखिए 20,315 करोड़ का सेल था, दिसंबर में देखो 23,229 करोड़ का सेल। अब आप ये देखो, कहते नहीं कि ग्रोथ है नहीं कंपनी के अंदर, सेल देखो ना, जून 2022 की सेल देखो 21,529, सितंबर 2022 देखो 22,540। ठीक, कितना स्लो ग्रोथ है। दिसंबर 2022 देखो 23,229। ठीक, इसके साथ साथ एक्सपेंस पे आओ, 17,671 जून 2022, 18,682 दिसंबर 2022। ठीक, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, सेल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ कितना म्यूटेड है। 2,000 करोड़ के आसपास इनका सेल ग्रोथ हुआ, सेल बढ़ा, और एक्सपेंस इनका 1,000 करोड़ के आसपास इनका एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ। ठीक, तो आप इस चीज पता लगा सकते हैं, 2:1 का रेशियो है नेट सेल और एक्सपेंस के अंदर। नेट प्रॉफिट देखो 2,559 करोड़ एंड 3,000 करोड़ के आसपास दिसंबर क्वार्टर में एक बढ़िया क्वार्टर के रिजल्ट इसने पेश करे, जिसकी वजह से कंपनी में फिर से एक स्टेबिलिटी आ गई है शेयर में। अब डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर ठीक हो तो ये शेयर प्राइस भी ऊपर चलने की चेष्टा करे। अर्निंग पर शेयर देखो 4.68 4.85 5.56 का अर्निंग पर शेयर, बहुत बढ़िया ग्रुप, बढ़िया रिजल्ट पेश करे इन्होंने दिसंबर क्वार्टर के। मेरे मित्रों, मैं थोड़ा सा जो रिजल्ट्स के वीडियो है मैं थोड़ा सा लेट ही लेकर आता हूं, क्योंकि इसका एक रीजन केवल ये है कि मार्केट में चीजें ठीक हो जाने दो यार, पहले मार्केट में पहले स्टेबिलिटी आ जाने दो एक। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शेयर रिजल्ट तो अच्छे आ गए पर शेयर गिर जाता है, तो इसकी वजह से कहीं आदमी भड़बड़ा जाता है। और जब भी मेरा मानना है कि भाई जो मेरा ये चैनल है ये मैं केवल लेके आता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, यहां पर मैं डे बाय डे के लिए ये चर्चा नहीं करता कि कल स्टॉक मार्केट में क्या हो गया, कल एलटीआई माइंट्री गिर गया, कल इन्फोसिस गिर गया, कल रशिया यूक्रेन की वार हो गई, कल हिंडनबर्ग आ गए, कल रवीश कुमार जी ने अडानी के ऊपर ऐसा बोल दिया, राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, S&P 500 डाउ जोन्स से अडानी का नामो निशान खत्म होने वाला है, नेस्डैक में अडानी का नाम नहीं रहेगा, अडानी मोदी जी के साथ हो गए। तो ये मैं रोज नहीं लेके आता, मैं क्या लेकर के आता हूं कि आपका जो फंडामेंटल्स, आपने जो एक बार शेयर उठाया है वो डेफिनेटली 2 साल तक रुके पोर्टफोलियो के अंदर, तभी तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। और जब वो 2 साल रुके, उसको आप जब पैसा डालते हो उसके अंदर, तो ये ना हो कि यार बस हमने किसी रिपोर्ट की वजह से या इन्फ्लुएंस की वजह से या हमने किसी का वीडियो सुन लिया उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, उसके बाद 15 से 20 दिन उस शेयर के साथ गुजारो एटलीस्ट, कम से कम। अब कैसे गुजार सकते हो उसके साथ, कभी आइए गुजरात में 2 रातें 3 दिन के लिए। अब कैसे, मतलब वो अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते थे ना इस चीज का, आइए कभी गुजरात में गुजारिए दिन, है ना, तो गुजरात टूरिज्म का। तो क्या है कि देखो, अब जब किसी कंपनी के साथ आप 15 से 20 दिन, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम आप 1 से 2 महीने उस शेयर को ना अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो और उसको देखो यार जब ये मार्केट, क्योंकि 2 से 3 महीने का जो मार्केट होता है वही 25 से 30 साल चलता है उसी तरीके से। हर 7 दिन में किसी ना किसी रीजन की वजह से मार्केट गिरेगा, हर 7 दिन में किसी ना किसी रीजन की वजह से मार्केट उठेगा। कोई बोलेगा आज एक्सपायरी की वजह से गिरा, कोई बोलेगा आज अडानी की वजह से गिर गया, कोई बोलेगा आज रसिया यूक्रेन की वजह से गिर गया, पर लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही है ना यार। तो आपको वो चीज देखनी है, इसी वजह से मैं हमेशा वीडियो जो लेकर के आता हूं वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की वजह से। पहले तो आप शेयर में एंट्री मत करो, और जब एक बार एंट्री कर लिया तो ठोक के एंट्री करो कि भाई कुछ भी रीजन हो जाए, मैंने तो ये शेयर इस रीजन की वजह से खरीदा था, और अगर वो रीजन मेट आउट होता है तो दैट मीन्स कि मेरा होराइजन 2 साल के लिए था, बीच में कुछ भी नॉइजेज आए मैं उनको अवॉइड करके आगे बढ़ूंगा। तो ये आपका पर्सपेक्टिव जिस दिन हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, मेरे मित्रों, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो भी बंदे ये कहते हैं ना मैंने रिलायंस खरीदा था सन 2002 में भाई 2 रुपए से, आज देखो मैंने साला उसको बेचा है 100 रुपए के शेयर, आज मैंने बेचा है 18,000 रुपए का।
तो वो कौन बोल पा रहा है? वो ये नहीं बोल पा रहे कि उन्होंने तमाम नॉइजेस की, देखो 2008 में भी क्रांति आई, 2012 में भी क्रांति आई। क्रांति का मतलब एक इन्फ्लेशन भीषण तरीके से स्टॉक मार्केट गिरा हुआ। ठीक, उसके बाद में 2014 के बाद में थोड़ा सा बूम आया, उसके बाद में देखिए 20 में भी मार्केट गिरा। तो उन लोगों ने सारे नॉइजेस को खत्म किए होंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ा होगा यार, पड़ा है रुपए, ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। जिस जिस बंदे ने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया अपने अंदर, उसको कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से नहीं रोक सकता मेरे भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एक वाइज इन्वेस्टर की कहानी ही यही होती है। यही कहानी है कि अगर जब वो एक बार स्टॉक को खरीद लेता है तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। ठीक, बात करते हैं शेयर कैपिटल की। देखो मार्च 2021 में 1096 करोड़ की शेयर कैपिटल है और सितंबर 2022 में 1097 करोड़ की शेयर कैपिटल हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 53,805 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था मार्च 2021 में। उसके बाद सितंबर 2022 में देखो रिजर्व एंड सरप्लस 70,215 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस आया। बोरोविंग देखो कंपनी की भाइयों, बोरोविंग देखो कंपनी की, ये आई बोरोविंग आपके सामने। बोरोविंग आई कितनी है, ये 10,451 करोड़ की है, लेकिन बोरोविंग कंपनी की बढ़ गई भाई। सितंबर 2022 में 19,459 करोड़ की बोरोविंग है। यहां तक कि आप देखना मार्च 2023 के जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे ना, अगर 19,000 की बोरोविंग ऊपर गई तो थोड़ा सा खटकना कि थोड़ा सा स्लो ग्रोथ हो सकती है कंपनी के अंदर। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करें 746 करोड़, 5,646 करोड़, 6,066 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग समझते हो कि कंपनी एक साल के बाद उसका पेमेंट करेगा। दैट मीन्स कि यहां लॉन्ग टर्म बोरोविंग बढ़ रही है, वो भी 1,000 करोड़ से। तो दिक्कत है, आप ये देखना जब मार्च 2023 के जब एनुअल रिटर्न निकल के आए तो क्या 6,000 करोड़ से कम हो गई? अगर 6,000 करोड़ से कम हो गई लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो शेयर ऊपर, अगर 6,000 करोड़ से बोरोविंग ऊपर गई तो शेयर नीचे। बस ये प्रोस एंड कॉन्स हमेशा याद रखना। और बाकी आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं भाई। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि शेयर में रुकना है कि नहीं रुकना है भाइयों। ठीक है, ये चैनल सिर्फ आपकी वजह से है मेरे भाइयों। अगर आप हो तो मेरा वजूद है, आपके बिना तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या गजब का गाना लिखते थे यार पुराने लोग, है ना। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स देखो भाई 7,587 करोड़। देखो शॉर्ट टर्म बोरोविंग से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट टर्म देखो मैं साथ साथ आपको ना एक चीजें भी जो बैलेंस शीट कैसे रीड करी जाती है वो भी बताता रहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप मेरे वीडियो पे एक साल तक टिक गए ना मेरे भाइयों, किसी से आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से देख पाओगे सारी चीजें। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखो 10,000 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोविंग है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग का पेमेंट एक साल के अंदर कंपनी के अंदर हो जाता है, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। लीज लायबिलिटी है, ठीक है, 2,410 करोड़ की है। अब कंपनी के अंदर लोगों को एक डर लगता है यार शेयर मार्केट के अंदर कि यार कंपनी कहीं डूब ना जाए, क्योंकि अगर शेयर 10% भी नीचे आता है तो उस इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है वो 100% टूट जाता है। अगर शेयर 10% नीचे आया, इन्वेस्टर का माइंडसेट 100% से उसका पेशेंस टूट जाता है। क्यों? उसे डर लगने लगता है यार कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं पैसा डूब ना जाए। जबकि आपको ये देखना होता है रिजर्व एंड सरप्लस का कंपेयर हमेशा कर लेना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, क्योंकि अगर पैसा डूब गया तो सबसे पहले क्रेडिटर का पेमेंट होता है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आपको दिखते हैं, तो सबसे पहले उनका पेमेंट जाएगा। अब सोच के देखो, इसी का मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पेमेंट जाएगा 70,000 करोड़ का, तो रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। 6,000 करोड़ का चला गया, मान लेते हैं शॉर्ट टर्म में भी डिफॉल्ट आया तो 10,000 ये भी चला गया, टोटल कितना हो गया 16,000 करोड़। अब ये भी मान लिया कि डिफॉल्ट आ गया 2,000 करोड़ का, और तो कितना हो गया 18,000 करोड़। और मान लेते हैं कहीं से चप्पल जूते बर्तन का भी आ गया, तो मान लेते हैं 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ का कर्जा आ गया कंपनी के ऊपर। भाई देख 70,000 करोड़ का सरप्लस है यार, 20,000 करोड़ निकल जाएगा तो भी 50,000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, सीधे सीधे इन्वेस्टर के पास आएगा। इन्वेस्टर और प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर घर लेके जाएंगे। इसके बाद असेट तो अभी मैंने टच ही नहीं किए, असेट तो टच ही नहीं किए। ठीक, तो सोच के देखो कंपनी के अंदर कोई डर नहीं होता है ऐसी कंपनी में, बस आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है, पेशेंस के साथ। ठीक है, नेट कैश फ्लो देखो यार मार्च 2021 मार्च 2022 का, जहां नेट कैश फ्लो कितना था ये देखो भाइयों 2,556 करोड़ का, वहां नेगेटिव कैश फ्लो आया 6,500 करोड़ का। दैट्स वाई कि 1 अप्रैल 2022 से लगा के 31 दिसंबर 2022 तक इस शेयर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आया मेरे भाइयों। कब तक नहीं आएगा ये मूवमेंट? तब तक नहीं आएगा मेरे भाइयों जब तक या तो ये कैश फ्लो का जो नेगेटिव है ये कम होते हुए ना दिखे, या ये पॉजिटिव आ जाए कैश फ्लो। क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव की तरफ ये कैश फ्लो आगे बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपकी नजर होनी चाहिए। डेटर डेज देखो यार 56 दिन और 53 दिन, किसी भी कंपनी का, एक अच्छी कंपनी का डेटर डेज होता है 45 दिन का। 45 दिन से कम है डेटर डेज तो वो अच्छे होते हैं। 45 डेटा डेज का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? कि डेटा डेज का मतलब ये होता है कि हम जो कंपनी बनाती है या कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है उसका पैसा कितने दिनों में वापस आ जाता है कंपनी के पास। भाई सीकेडी जी, इसका रीजन क्या होता है यार कि कंपनी का कैश इतने दिनों में वापस आ जाता है प्रोडक्ट को सेल करने के बाद? मेरे भाइयों इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके कैश फ्लो पे, क्योंकि जितनी जल्दी आप किसी भी अपने क्रेडिटर से जिनको माल बेचा, अपने डेटर को माल बेचा, तो जो डेटर से पैसा जितनी जल्दी आ जाए उतनी कंपनी के अंदर कैश फ्लो अच्छा होता है। जब कैश फ्लो कंपनी के अंदर अच्छा होता है तो बैंक, कैश एंड बैंक बढ़ता है, साथ ही साथ हमारी सेल पे ग्रोथ आता है, साथ ही साथ बैलेंस शीट के हिसाब से पूरी बैलेंस शीट को देखें तो एक इमेज अच्छी बनती है, और जो पीएनएल है
ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब ये वो चीज़ स्ट्रांग होती है तो बिजनेस पे ग्रोथ आता है, कंपनी डाइवर्सिफाइड होने की कोशिश करती है। जब ये सारी चीज़ें डाइवर्सिफाइड होने की कोशिश करती हैं तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर को लगता है कि अब ग्रोथ आने वाला है। जब कंपनी के अंदर ग्रोथ आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं शेयर का प्राइस में इंक्रीमेंट होता है। तो सोच के ना, केवल एक पिन पॉइंट, केवल एक छोटी सी चीज डेटा डेज कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है एक शेयर के प्राइस के ऊपर। समझ गए। 53 दिन का है, हालांकि खराब है डेटा डेज, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 45 डेज के अंदर प्रमोटर चेष्टा करें कि लेके आए। चूंकि जब इतनी पुरानी है और इतनी बड़ी जब कंपनी हो जाती है मेरे भाइयों, तो क्या होता है कि कुछ ट्रस्टेड कस्टमर होते हैं कंपनी के पास। जो ट्रस्टेड कस्टमर होते हैं जिनको माल बेचना ही बेचना होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि यार ठीक है यार, अगर आप 2 महीने का तो कम से कम क्रेडिट पीरियड हमको दो। तो इस वजह से कैश में दिक्कत आ जाती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं चूंकि आईटी को एक्सपोर्ट करने भी काम करते हैं, आईटी सर्विसेज को, तो वहां से जब एक्सपोर्ट का करेंसी एक्सचेंज होगी, वहां के उनके की बिलिंग होगी, इनवॉइसिंग होगी, तब कहीं जाके पूरा एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है। प्रोमोटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए 73% प्रोमोटर होल्ड करते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस से भी अच्छे प्रोमोटर हैं इसके। इन्फोसिस के पास मेरे भाइयों करीब करीब 28 शायद 15% होल्डिंग है इन्फोसिस के प्रोमोटर के पास। पर यहां पर प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, पर भरोसा थोड़ा थोड़ा देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि गिर रहा है। 73%, 72.96 एंड 72.94 दिसंबर में भी प्रोमोटर ने बेचा। एफआईआई की होल्डिंग देखो 6.30, एफआईआई ने भी बेचा। डीआईआई देखो यार, डीआईआई ने भी बेचा। पब्लिक देखो भाई, पब्लिक ने भी बेचा, 16% थी, केवल 12% बची। अदर देखो, अदर ने भी बेचा, सभी ने बेचा भाई, सभी ने ली है इस कंपनी की दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर से दिसंबर क्वार्टर के बीच में। तो ये कब आएंगे वापस से? जैसे ही कंपनी के अंदर वापस से ग्रोथ शुरू हो जाएगी तैसे ही ये वापस आने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों। ये रहा आज कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। कल फिर मैं आपके सामने सेम डे सेम टाइम सेम चैनल मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।